हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ईटिंग डिसऑर्डर शुरू करते हैं आज। इसमें हम पढ़ेंगे एक तो एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा बुलिमिया नर्वोसा। और ये ईटिंग डिसऑर्डर्स जनरली एडोलेसेंट एज से रिलेटेड है और मोस्टली फीमेल से रिलेटेड है, लेकिन मेल्स में भी बहुत केसेस इसके मिलते हैं। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में, जिसको हम जनरली एनोरेक्सिया कहते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, जो इसमें लिखा हुआ है टिपिकली यंग फीमेल होती हैं। तो इसमें ये खाना खाना छोड़ देती हैं। वो बेसिकली दे स्टॉप ईटिंग, रिड्यूस ईटिंग लिखा हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली में प्रैक्टिकली तो बहुत ऐसे भी होते हैं जो खाना खाना छोड़ ही देते हैं बिल्कुल ही। एंड वेट लॉस हो जाता है, एटलीस्ट एक 15% बिलो नॉर्मल उनका वेट लॉस हो जाता है। एंड एट अ वेट लॉस ऑफ 40% बिलो एक्सपेक्टेड बॉडी वेट, उस टाइम तो हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ती है अगर 40% बिलो हो जाए तो। प्लस इनका जो, अब ये करते क्यों है वो हम आगे पढ़ेंगे। हार्मोनल सिक्रीशन है वो भी अब नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि थायराइड हार्मोन में जो थायरॉक्सिन है, फिर एड्रिनल ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स है, इनकी जो अमाउंट है अब नॉर्मल हो जाता है। हार्ट के मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, हार्ट रिदम भी चेंज हो सकती है। फिजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं इनके, डायरिया, लॉस ऑफ मसल टिश्यूज, मसल्स तो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। देन लॉस ऑफ स्लीप, लो ब्लड प्रेशर, इस टाइप की चीज़ें। और लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी हो सकता है फीमेल्स में। सम इंडिविजुअल्स विद एनरोक्सिया विल ईट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, मतलब ये लोग ना जानबूझ के दूसरों के सामने ऐसे एक्टिंग करते हैं कि ये खा रहे हैं, जबकि ये खाते नहीं है, क्योंकि इनको बहुत एक डर होता है कि अगर हम खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे। क्योंकि ये एडोलेसेंट में क्यों इतना कॉमन है, क्योंकि एडोलेसेंट एज में अपनी बॉडी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं फीमेल्स खासकर। तो वो जो बॉडी इमेज बनाने के चक्कर में, अपने आप को स्लिम और अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में, ये इस तरह की जो जानबूझ के इस तरह की काम करते हैं कि ये खाना खाना छोड़ दें बिल्कुल। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। Some individuals with anorexia will eat in front of others, whereas individuals with bulimia tend to, अच्छा bulimia हम नीचे पढ़ेंगे, but then force themselves to throw up और टेक लार्ज डोज ऑफ लेक्सेटिव। तो क्या करते हैं, जैसे दूसरों के सामने, पेरेंट्स के सामने मान लो उनको खाना खाना भी पड़ गया अगर, क्योंकि पेरेंट्स तो उनको बैठने नहीं देंगे बिना खाए, तो खाना खाना पड़ गया, तो वो क्या करेंगे, खाना खा लेंगे और बाद में जाके कोशिश करेंगे वॉमिट करके निकालने की, या इतना लेक्सेटिव खाएंगे। लेक्सेटिव होता है तब तब खाते हैं जब कॉन्स्टिपेशंस होती हैं, ताकि इजीली जो बॉवल मूवमेंट है वो इजीली हो जाए। तो इतना लेक्सेटिव ले लेंगे कि वो सारा खाना निकल जाए बाहर। और इनको एक ऑब्सेशन होती है एक्सरसाइज करने से, और एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा करते हैं स्लिम लगने के लिए। और फूड कुकिंग इलेबोरेट मील्स फॉर अदर्स वाइल अच्छा, दूसरों के लिए खाना बनाने का बहुत शौक होता है। दे हैव एक्सट्रीमली डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, डिस्टॉर्टेड क्योंकि आपको जैसे एक पिक्चर में भी नजर आ रहा है यहाँ लेफ्ट में, एकदम डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज होती है। और ये देखो, मॉडलिंग वगैरह में भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वहाँ पे भी एक ये ट्रेंड होता है कि जो जितना ज़्यादा स्लिम होगा उसको उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे मॉडलिंग के। तो फिर डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज होती है, एंड बोन्स, और बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी के बोन्स नज़र आ रहे होते हैं। अब ये क्यों होता है, इसका रीज़न इट इज़ नॉट येट फुली अंडरस्टूड। कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ या परफेक्शनिज्म होता है, परफेक्ट बनने का डिज़ायर हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का, अपनी बॉडी को, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। ट्रीट कैसे किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन टू ट्रीट एनोरेक्सिया इफ एनोरेक्सिया वेट लॉस इज सीवियर। सीवियर का मतलब 40% नॉर्मल बिलो हो जाए, नॉर्मल से 40% बिलो हो जाए, जब हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। डिहाइड्रेशन हो जाती है, केमिकल बैलेंस बहुत सीवियर हो जाता है, ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। सो हॉस्पिटलाइजेशन शुड अकर बिफोर दिस डेंजरस पॉइंट इज रीच, इससे पहले ही हॉस्पिटलाइजेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है इन ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करना और उनको बचाना। सो इन द हॉस्पिटल द एनोरेक्सिक्स फिजिकल नीड विल बी ट्रीटेड इवन टू द पॉइंट ऑफ फोर्स फीडिंग। तो इनको फोर्स फीडिंग भी करानी पड़ जाती है, प्लस इसके साथ काउंसलिंग चलती है इन लोगों की। काउंसलिंग में उनको समझाया जाता है कि बॉडी इमेज को आप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो कि आप अपनी लाइफ उसके चक्कर में ख़राब कर दो। उनकी एक ट्रीटमेंट चलती है, वो डिपेंड करता है कितनी सीवियरिटी है, 2 to 4 मंथ्स तक भी चल सकती है ट्रीटमेंट।
and those individuals with anorexia who are not so severely malnourished as to be in immediate danger can be treated outside the hospital. अब अगर आपको पता है कोई नोन में ऐसा है कि जिनको ऐसी प्रॉब्लम है, अगर इतना सीरियस नहीं है, तो आउटसाइड द हॉस्पिटल भी उनकी थेरेपी चल सकती है. Family therapy is nearly always appropriate when family of the individual with anorexic is contributing in some way to the behavior. तो इस केस में फैमिली थेरेपी भी दी जाती है. So for some individuals with anorexia who do gain weight, the damage already done to the heart and other body system will still be so great that an early death is possible. So they are saying that कि even if आप बाद में ट्रीटमेंट के आपका वेट इंक्रीज हो जाता है, even if you increase your weight after treatment, द डैमेज डन टू द बॉडी, जो बॉडी को डैमेज हो चुका है, हार्ट को डैमेज हो चुका है, वो इतना ठीक नहीं हो पाता है प्रॉपरली और अर्ली डेथ होने के चांसेस होते हैं. फिर इसी से रिलेटेड दूसरा जो डिसीज है वो है बुलीमिया नर्वोसा. बुलीमिया में क्या होता है, बिंज ईटिंग करते हैं. बिंज वर्ड का मतलब है, जैसे कहते हैं ना ठूस के खाते हैं, उस टाइप से बिंज का मतलब वही बनता है कि इतना ज़्यादा वो खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं क्योंकि उनसे रुका नहीं जाता है. लेकिन उसके बाद, खाने के बाद जब उनको गिल्ट फीलिंग होता है कि हमने इतना खा लिया, देन अगेन दे यूज इनअप्रोप्रिएट मेथड. फिर वो गलत तरीके से उस खाने को बाहर करने की कोशिश करते हैं, जो पहले भी मैंने बताया. इधर वो पर्जिंग करेंगे, पर्जिंग मीन्स वॉमिटिंग के थ्रू, और लेग्जेटिव का यूज करके किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि वो खाने को बाहर निकाल दें. सिमिलैरिटी काफ़ी सारी है एनोरेक्सिया से ही. दोनों का मेन एम क्या होता है, अपनी बॉडी इमेज को मेंटेन करने के चक्कर में ऐसा करते हैं. और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट सम में नॉट यूजिंग इन अप्रोप्रिएट मेथड टू अवॉइड वेट गेन सच एज फास्टिंग द डे और 2 आफ्टर बिंज. जैसे कुछ लोग हैं कि जैसे जिस दिन खूब सारा खा लेंगे, बिंज ईटिंग कर लेंगे, उसके 4 दिन तक फास्टिंग करते रहेंगे उसको बैलेंस करने के लिए, जो कि एक प्रैक्टिकली बिल्कुल भी हेल्पफुल सॉल्यूशन नहीं है. विक्टिम्स यूजुअली फीमेल्स होती हैं क्योंकि उनको अपने अपीयरेंस के साथ बहुत ऑब्सेशन होता है, डाइटिंग बहुत ज़्यादा करने का ऑब्सेशन होता है. इवन वो बिलीव देमसेल्व्स टू बी फैट, अगर फैट मोटी नहीं है तो भी उन्हें यही लगता है कि वो बहुत मोटी हैं, इसलिए फीमेल ज़्यादा इसकी विक्टिम होती है. बट प्रैक्टिकली केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे मेल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं. ऐसा नहीं है कि ये मेल्स में आपको मिलेगी ही नहीं, ये प्रॉब्लम बॉयज़ में भी है, और ये एडोलेसेंट एज में ज़्यादा होती है जब बच्चे कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं अपने उसको लेके, इमेज को लेके. Individuals with bulimia often maintain a normal weight, making disorder difficult to detect. क्योंकि इस केस में क्या है, वो खाना तो खा ही रहे हैं लेकिन फास्टिंग बाद में करते हैं, तो क्या है, नॉर्मल वेट हो सकता है इन लोगों का, जिससे ये बड़ा मुश्किल है डिटेक्ट करना कि उनको बुलीमिया जैसी कोई प्रॉब्लम है. तो दे ईट टू एक्सेस, एक्सेस में खाते हैं और बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड खाते हैं. जैसे ऑन एन एवरेज एक सिंगल टाइम पे दे कैन ईट 3500 कैलोरीज इन अ सिंगल बिंच एंड एज मच एज 50,000 कैलोरीज इन 1 डे. फिर उसके 4 दिन तक वो क्या करेंगे, उसके बाद वो फास्टिंग करेंगे. टिपिकल बिंज में इंक्लूड अ गैलन ऑफ आइसक्रीम, अ पैकेज ऑफ कुकीज, अ गैलन ऑफ मिल्क, ऑल कंज्यूम्ड एज क्विकली एज पॉसिबल. तो बहुत जल्दी जल्दी खा जाते हैं सारा, फिर उसके बाद उनको गिल्ट फील होता है और उसके बाद उसको वो फास्टिंग करके उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. So the binge itself may be promoted by an anxious and depressed mood, social stressors, feelings of body weight, ये causes हैं. एंक्शियस हो आप अपनी बॉडी इमेज को लेके, डिप्रेस्ड हो, सोशल स्ट्रेसर्स हैं, अपने आप को प्रूव करने का स्ट्रेस है, फीलिंग्स अबाउट बॉडी वेट का जो अपने वेट को लेके, अपनी इमेज को लेके फीलिंग्स है. तो बिंज कंटिन्यूज ड्यू टू लैक ऑफ इम्पेयरमेंट इन सेल्फ कंट्रोल. तो बिंज क्योंकि एक बार शुरू हो जाए तो वो कंटिन्यू होता है, बिकॉज अपने सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर नहीं होता, यू कैन नॉट सेल्फ कंट्रोल, तो ये कंटिन्यू होता रहता है. द इंडिविजुअल इज अनएबल टू कंट्रोल व्हेन टू स्टॉप ईटिंग, मतलब एक वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, इम्पेयरमेंट हो जाती है थिंकिंग ऑल्सो. ईटिंग वन कुकिंग व्हाइल ट्राइंग टू कंट्रोल वेट कैन लीड टू अ बिंज आफ्टर ऑल, since the diet is completely blown. So this kind of thought process is another example of cognitive distortion or all or nothing thinking.
सो ऑल और नथिंग थिंकिंग का मतलब क्या है, या तो बिल्कुल ही खूब सारा एक साथ खा लेना, या बिल्कुल ही 4 दिन तक नहीं खाना। तो जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और ऑल ऑफ नथिंग थिंकिंग। तो ये 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जो बुलिमिया से आपको कनेक्ट करके पूछे जा सकते हैं। Then one might think that bulimia is not as damaging to the health as anorexia. अब जैसे हमें सुन के लग रहा है कि बुलीमिया हो सकता है इतना डैमेजिंग ना हो, क्योंकि एनोरेक्सिया में तो खाना ही छोड़ देते हैं, बुलीमिया में कम से कम ये तो है खाते हैं फिर उसके बाद स्टार्विंग करते हैं। बट आफ्टर ऑल द बुलीमिक इज नो लॉन्गर इन डेंजर ऑफ स्टार्विंग टू डेथ। ये एक बिलीफ है लोगों का कि जो बुलीमिक होते हैं वो कम से कम भूखे तो नहीं मर जाएंगे। बट इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, सीवियर टूथ डिके हो सकता है, इरोजन ऑफ द लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस। तो जो हमारा फूड पाइप है उसकी जो अंदर लाइनिंग है उसकी इरोजन हो सकती है, क्योंकि वॉमिटिंग करके निकालते हैं तो उसकी एसिडिटी की वजह से। सलाइवरी ग्लैंड्स एनलार्ज हो सकते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जिसका इम्बैलेंस हो सकता है बॉडी में, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम, ये सब है जो। और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को क्यों डैमेज हो सकता है, बिकॉज ये लोग लेग्जेटिव बहुत यूज करते हैं। और हार्ट प्रॉब्लम्स, फटीग, सीजर्स, तो इनकी जो बुलीमिया है ना इसके भी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। As with anorexia, there have been many proposed causes of bulimia. Several research studies indicate genetic component. जेनेटिक कॉजेज बोल रहे हैं। देन साइकोलॉजिकल कॉजेज तो वही है अपना जो सोशल स्ट्रेसर है, बॉडी इमेज है, ये सब। एंड देन दे आर सेइंग कि बायोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट ब्रेन केमिस्ट्री दैट इन पर्टिकुलर लो लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन इज इन्वॉल्व इन बोथ बुलीमिया एंड एनोरेक्सिया। तो सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके बारे में हमने अभी मूड डिसऑर्डर्स में भी बात की थी, तो वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि ये सेरोटोनिन की वजह से ही जो है एक ये डिप्रेसिव एबिलिटीज जो डेवलप होती हैं, एंग्शियस एंग्जाइटी वगैरह होती है, और उसी से ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे डिसऑर्डर्स हैं, वो आगे फर्दर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। So individuals with anorexia may have too much leptin, whereas individuals with bulimia may have too little. तो दे आर सेइंग कि जिनको एक हार्मोन है लेप्टिन, लेप्टिन इज अ हार्मोन जो ओबेसिटी से रिलेटेड होता है। तो जो ये हैं एनोरेक्सिक जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर लेप्टिन बहुत ज़्यादा है, वेरेज जो बुलीमिया से जिनको प्रॉब्लम है उनमें ये लेप्टिन बहुत कम मिलता है। तो लेप्टिन क्या है, इट इज़ अ हार्मोन दैट हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड इन ओबेसिटी, ओबेसिटी से रिलेटेड हार्मोन है। ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ बुलिमिया कैन इन्वॉल्व मैनी सेम मेजर। एक्चुअली वैसे तो प्रैक्टिकली सेम होता है ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन होती है, फिर काउंसलिंग होती है, ड्रग थेरेपी होती है ताकि वो सेरोटोनिन लेवल जो है वो इम्बैलेंस है उसको प्रॉपर बैलेंस में लाया जाए। Then the prognosis for the individual with bulimia's recovery is somewhat more hopeful than that of anorexia. प्रोग्नोसिस जो वर्ड है यहाँ पे इसका मतलब है जैसे अगर कोई मेडिकली किसी चीज़ को जज करता है, जजमेंट अबाउट हाउ समथिंग इज लाइकली टू डेवलप इन फ्यूचर, मतलब आगे फ्यूचर में कैसे कोई चीज़ डेवलप हो सकती है उसको कोई अगर कोई प्रिडिक्ट करे या जज करे, तो उस केस में बुलीमिया की रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होपफुल होते हैं एज कंपेयर टू एनोरेक्सिया। Cognitive therapy, which involves helping clients understand how illogical and irrational their thought patterns have become, has been successful. तो cognitive therapy में उनको ये चीज़ रियलाइज कराई जाती है कि उनके थॉट्स कितने इलॉजिकल हैं, वो कितना गलत सोचते हैं अपनी बॉडी इमेज के बारे में, वो कितना इरेशनल सोचते हैं, उससे वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है इस केस में। कॉग्निटिव थेरेपिस्ट जो है उसका फोकस डायरेक्ट उनके बिलीफ को चेंज करने में होता है कि उनका जो बिलीफ है वो गलत है जो वो मान रहे हैं, एंड दे हेल्प देम टू फॉर्म न्यू कंस्ट्रक्टिव वेज ऑफ थिंकिंग, उनकी थिंकिंग चेंज कराने में। कल्चर एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, कल्चर से क्या रिलेशन है ईटिंग डिसऑर्डर्स का? Many researchers have believed that eating disorders, especially anorexia,
are culture bound syndromes that only show up in culture obsessed with being thin. अब कुछ कल्चर्स हैं जहाँ पे पतले होने का ऑब्सेशन है सबको, स्पेशली वेस्टर्न कल्चर्स में आपको ये चीज बहुत दिखेगी कि वहां पे अब थिन बॉडी या स्लिम बॉडी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं लोग। तो वहां पे आपको इस टाइप के जो पर्टिकुलर जो ये हैं डिसऑर्डर्स हैं, ये ज्यादा केसेस मिलेंगे। एंड दे आर सेइंग दैट ईटिंग डिसऑर्डर्स इंडिया में भी हैं, ऐसे नहीं है इंडिया में नहीं है, लेकिन वहां ज्यादा है। what differs between western and non-western culture is the rate at which such disorders appear। तो जैसे चाइनीज अमेरिकन वुमेन आर, जो चाइनीज है एशियन कल्चर है जैसे, उनमें ये ईटिंग डिसऑर्डर्स फिर भी कम होंगे, लेकिन जैसे वेस्टर्न टोटली वाइट वुमेन जिसे बोलते हैं उनमें ज़्यादा मिलते हैं, अमेरिकन वुमेन में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर वो पर्टिकुलर उस प्रोफेशन में है जैसे मॉडलिंग वगैरह में या एक्ट्रेस है एक्टिंग में है, तो वो चीज़ें ज़्यादा मिले, उसमें ईटिंग डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम ज़्यादा मिलेगी। So, Chinese women from developing eating disorder may also still have a powerful influence of Chinese American women. Okay, then one problem with studying anorexia and bulimia in other culture is that the behavior of starving oneself may be seen in other cultures as having an entirely different purpose. One key component of anorexia is fear of being fat, fear of missing in many, a fear that is missing in many cultures, yet women in those cultures starve themselves फॉर सोशली। अच्छा ओके, ये बहुत एक जनरल सी बात कह रहे हैं। जैसे इंडिया में हम लोग जैसे फास्ट रखते हैं, तो यहाँ पे भी स्टार्विंग करते हैं। स्टार्विंग मतलब फास्ट रखना मतलब स्टार्विंग ही हुआ ना, भूखे रहना। तो ये कह रहे हैं कि नॉन वेस्टर्न कल्चर में भी लोग करते हैं ऐसे प्रैक्टिसेस, पर उसमें वो रीजन कुछ और होता है। जैसे कोई रिलीजियस फास्टिंग होती है, जैसे इंडिया में आपको रिलीजियस फास्टिंग बहुत ज्यादा, मतलब आपको पता है कितने टाइप्स की होती हैं, या फिर कोई अनयूजुअल है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोटे ना हो जो कि वेस्टर्न कल्चर में माना जाता है वो ही रीजन हो, दूसरे कल्चर में दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं। सो ये हो गया आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स। ये चीज मैंने आपको लास्ट में दिखानी थी कि पॉसिबल साइंस है ये ईटिंग डिसऑर्डर्स के। अगर आपको किसी में ये साइंस नजर आते हैं, जैसे सडनली अगर वेट लॉस हो रहा है, या किसी को ऑब्सेशन हो गया है फैट कंटेंट से, या फूड कहीं छुपा के स्ट्रेन प्लेसेस में रखता है कोई, हेयर लॉस हो रहा है, पेल स्किन हो रही है किसी की, जो नकल्स हैं वो ब्रूस्ड हैं, या आईज में कुछ आपको ब्लड शॉट्स नजर आ रहे हैं, बाथरूम के फ्रीक्वेंट ट्रिप में बार बार बाथरूम जा रहे हैं, या कंटिन्यूस एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैगी क्लोथ्स पहन रहे हैं बॉडी शेप छुपाने के लिए, वेट लॉस के बारे में बुक्स पढ़ रहे हैं, या ऑफन ठंड लगने की अगर शिकायत करें, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर चेक करना हो किसी को कोई पर्टिकुलर ईटिंग डिसऑर्डर है, तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे के डिसऑर्डर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।